अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू हयात एजुकेशन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 10वीं जमात का 10th क्लास का जो पहला सबक है तग़ज़िया यानी कि न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, कभी सोचा है आपने हम रोज़ खाना क्यों खाते हैं? सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं। हमारा जिस्म जो है एक मशीन की तरह है और जिस तरह बाइक या कार को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, पेट्रोल चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे जिस्म को चलने के लिए ग़िज़ा यानी कि फ़ूड की ज़रूरत होती है। और जो ग़िज़ा हम खाते हैं वही हमें ताकत देती है, हमारे जिस्म को ग्रो करती है, यानी कि हमारे जिस्म की नमो में ये मदद करती है और बीमारियों से भी ये बचाती है। इसी ग़िज़ा को हासिल करने और उसे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद बनाने के अमल को ही हम तग़ज़िया यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर इंसान सही और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाए तो सेहत अच्छी रहती है और अगर ग़िज़ा सही ना हो तो कमज़ोरी और बीमारियां पैदा होती है। तो स्टूडेंट्स, इस सबक में हम जानेंगे ग़िज़ा क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बैलेंस डाइट यानी कि मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या होती है और हमारे जिस्म ग़िज़ा से एनर्जी कैसे हासिल करता है। चलिए अब हम इस सबक को डिटेल में समझते हैं। तो आइए हम हमारे सबक की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहले तो तमाम जानदार अज़वियों को नमो और मरम्मत के लिए ग़िज़ा ज़रूरी है। कई अज़वियों को जिस्म की हरारत बरकरार रखने के लिए भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो हमारा यहाँ से सवाल ऐसे आ सकता है, तमाम जानदार अज़वियों को ग़िज़ा क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पे जवाब इस तरह होगा कि तमाम जानदार अज़विया यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स है जो ज़िंदा है उनके लिए जो ग़िज़ा है बहुत ही ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? ताकि वो अपने आप की ग्रोथ कर सके, अपने जिस्म की ग्रोथ के लिए, ख़ुद की ग्रोथ के लिए यानी कि नमो के लिए और मरम्मत के लिए यानी कि अपने आप को रिपेयर करने के लिए भी ग़िज़ा बहुत ही ज़रूरी होती है। और कुछ अज़विये होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि कुछ ह्यूमन बींग्स भी बैक्टीरिया, कुछ ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जिसे अपनी जिस्म की हरारत को बरकरार रखने के लिए यानी कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ग़िज़ा ज़रूरी होती है। एक क़ल्बी अज़विया जैसे अमीबा से लेकर पेचीदा कसीर क़ल्बी अज़विया जैसे इंसानी जिस्म तक जानदार मुख्तलिफ़ क़िस्म की अशिया को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी अशिया को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पौधों को हम इस्तेमाल करते हैं, नट्स, फ्रूट्स, फल, सब्ज़ियाँ और कुछ होते हैं जो कि एनिमल्स यानी कि जानवरों पर भी अपनी ग़िज़ा के लिए इन्हिसार करते हैं। इंसानी जिस्म में मौजूद खलियों को भी मुख्तलिफ़ अफ़आल के अंजाम दही के लिए हम अक़साम की अशिया बतौर ग़िज़ा दरकार होती है। तो हमारे जिस्म में जैसे कि आपको मालूम है हमारे जिस्म में बहुत सारे खलिए होते हैं जिसे हम सेल्स कहते हैं। तो उन्हें भी अपना काम जो है सही से अंजाम देने के लिए उन्हें भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें ग़िज़ा नहीं मिली, उन्हें अगर सही न्यूट्रिशन नहीं मिला, उन्हें जो चाहिए अपने अफ़आल के लिए अगर उन्हें वो नहीं मिला तो वो सही से काम नहीं कर सकते और उसकी वजह से हमारे जिस्म में बहुत सारे चेंजेस, डिसीज़ेस भी हो सकते हैं। तो इस तरह हमारे जिस्म के खलियों को भी, हमारे जिस्म के सेल्स को भी ग़िज़ा बहुत ही ज़रूरी है। एक अज़विये से दूसरे अज़विये में ग़िज़ा हासिल करने का तरीक़ा मुख्तलिफ़ होता है। तो सब में है ना अपनी ग़िज़ा को हासिल करने का तरीक़ा सब जानदारों में अलग अलग होता है। जैसे कि पौधे क्या करते हैं, सूरज की जो शुआई तवन्नाई होती है, सनलाइट होती है, उससे अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। ओके, और हम इंसान क्या करते हैं, हम पौधों पर, जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। और जानवर कैसे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, वो दूसरे जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो जानवरों का गोश्त खाते हैं, गोश्तखोर होते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि पौधों पर इन्हिसार करते हैं। तो अलग अलग अज़वियों में, अलग अलग लिविंग बींग्स में अपनी ग़िज़ा को हासिल करने का जो तरीक़ा होता है वो अलग अलग होता है। तो आइए हम ख़ुद तग़ज़िया क्या है हम मालूम करते हैं। तो आइए अब हम ख़ुद तग़ज़ियाई और दीगर तग़ज़ियाई ग़िज़ाई आदतों से मुताल्लिक़ मुताला करेंगे और ये भी मालूम करेंगे कि ज़्यादातर पौधों को क्यों ख़ुद तग़ज़ियाई जानदार कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ख़ुद तग़ज़ियाई और दीगर तग़ज़ियाई यानी कि ख़ुद तग़ज़ियाई यानी कि जो ख़ुद से अपना फ़ूड बनाते हैं, दीगर तग़ज़ियाई यानी कि जो कि दूसरों पर अपनी ग़िज़ा के लिए इन्हिसार करते हैं। जैसे कि पौधे हैं वो ख़ुद तग़ज़ियाई है, जो कि अपना जो खाना है, अपनी जो ग़िज़ा है वो ख़ुद से तैयार करते हैं। ठीक है,
और जैसे ह्यूमन बींग्स है, जैसे कि इंसान है, जानवर है, वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, वो दूसरों के ऊपर इन्हिसार करते हैं। जैसे कि पौधों के ऊपर इन्हिसार करते हैं अपनी ग़िज़ा के लिए, जानवरों के ऊपर इन्हिसार करते हैं। तो इस तरह से हम जो है दूसरों के ऊपर इन्हिसार करते हैं। लेकिन पौधे क्या है, अपनी ग़िज़ा वो खुद से बनाते हैं। उनका जो ग्लूकोज़ होता है, उनकी जो ऑक्सीजन होता है, उनके अंदर जो एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी वो बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं खुद तग़ज़िया यानी कि ये जो पौधे हैं अपनी ग़िज़ा जो है ख़ुद कैसे तैयार करते हैं, हम आगे देखेंगे। हम जानते हैं कि खुद तग़ज़िया अज़विय वो है जो कीमियाई मरकबात की तालीफ़ के लिए शुआई तवन्नाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पौधे अपनी एनर्जी, अपनी ग़िज़ा कैसे बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऐसे कंपाउंड्स बनाने के लिए वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो, आइए हम देखते हैं। वो क्या करते हैं, पानी और मादनी नमक, जिसे हम मिनरल्स कहते हैं, वो ज़मीन से लेते हैं, और थोड़े कुछ गैसेस को वो क्या करते हैं, हवा से हासिल करते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी कि शुआई तवन्नाई का इस्तेमाल करके वो पेचीदा मरकबात बनाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, लहमियात यानी कि प्रोटीन्स, और शहमियात यानी कि लिपिड्स। तो इस तरह से ये पानी, मिनरल्स और चंद गैसेस हवा से लेकर और शुआई तवन्नाई का इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा को वो खुद बनाते हैं। ठीक है, तो पौधों के ज़रिए तैयार करदा ये मरकबात तकरीबन तमाम जानदार अज़वियों को तवन्नाई फराहम करते हैं। यानी कि पौधे क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, ग्लूकोज है, तो वो तैयार करते हैं। और हम क्या करते हैं, इंसान हो या जानवर, अपनी ग़िज़ा के लिए हम पौधों पर इन्हिसार करते हैं। तो हम जब वो पौधे खाते हैं, हम वो जो भाजी, फली, इस तरह से ये जो चीज़ें हम खाते हैं, उससे वो जो एनर्जी है जो कि पौधों ने ख़ुद तैयार की, वो हमारे पास आ जाती है। समझे आप? तो तकरीबन तमाम अशिया जिन्हें हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, पौधों से ही हासिल होती है। ठीक है, अगर हम जानवरों के मुहासिलात पर इन्हिसार करते हैं, तब भी हमें मालूम है कि ये तमाम जानवर जो है आमतौर पर अपनी ग़िज़ा के लिए पौधों पर ही मुनहसिर होते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये जो है पौधे अपनी ग़िज़ा कैसे बनाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को वो क्या कहते हैं और वो कैसे बनाते हैं, हम अब देखेंगे। पौधों को जो है हम यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर, आफाकी ग़िज़ाई दहंदा भी कहते हैं, क्योंकि चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, रास्त बिल रास्त अपनी ग़िज़ा के लिए पौधों पर ही इन्हिसार करते हैं। इसीलिए इसे यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर भी कहा जाता है। फिर अगला है शुआई तरकीबी। शुआई तरकीबी क्या है, इसे हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। शुआई तरकीबी जो है एक अमल है जो पौधों में होता है, और इससे क्या होता है, पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। यह अमल पौधों के सब्ज़ हिस्सों में, खुसूसन पत्तों में होता है। सब्ज़ हिस्से कहाँ होते हैं, पौधे के पत्तों में होते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है, जिसे सब्ज़ लौन दाने भी कहते हैं, वो सब्ज़ रंग के लिए ज़िम्मेदार होता है पत्तों में। तो यही क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज की रोशनी को जो है जज्ब करता है, और फिर ये पौधों में जो जड़ें होती है वो पानी और मादनी नमक यानी कि मिनरल्स को ज़मीन से हासिल करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों के स्टोमाटा, सुराख जो होते हैं, स्टोमाटा से दाखिल होती है। ओके, तो अब मुझे आप बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। जी, तो इंसान क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ख़ारिज करते हैं, और पौधे क्या करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं हमें। ठीक है, तो इस तरह से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को ख़ारिज करते हैं, एक्सेल करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे क्या करते हैं, जज्ब करते हैं। ओके, उसके पत्तों में जो स्टोमाटा होता है, जिसे हम दहन भी बोलते हैं, उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, शुआई तरकीब के अमल में ये होता है। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, सूरज की रोशनी से तवन्नाई हासिल करते हैं। ओके, सूरज की जो रोशनी है उन्हें तवन्नाई फराहम करती है,
फिर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और यही ग्लूकोज जो है पौधों का खाना होता है, ग़िज़ा होती है। और इजाफी ग़िज़ा को वो क्या करते हैं, निशास्ते की शक्ल में ज़ख़ीरा करते हैं। जैसे कि इंसान के जिस्म में जब ग़िज़ा ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जिस्म उसे फ़ैट की शक्ल में ज़ख़ीरा करता है, स्टोर करता है। इसी तरह पौधों में जब ग़िज़ा ज़्यादा होती है, इजाफी होती है, तो वो क्या करते हैं, निशास्ते की शक्ल में उसे ज़ख़ीरा करते हैं। इस अमल के दौरान ऑक्सीजन खारिज होता है, तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं और ये पूरी शुआई तरकीब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। शुआई तरकीबी तमाम जानदारों के लिए अहम अमल है क्योंकि इससे ऑक्सीजन और ग़िज़ा हासिल होती है। तो शुआई तरकीबी जो है फोटोसिंथेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ पौधों के लिए बल्कि ये हर जानदार के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर शुआई तरकीबी ना हो तो हमें ऑक्सीजन फराहम नहीं होगी, जिससे हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। इसीलिए ये सब जानदारों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। शुआई तरकीबी को बताने वाली एक सिंपल मसावात है। तो ये कुछ इस तरह है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इंसान खारिज करते हैं वहाँ से आता है, और पानी जो कि ये ज़मीन से हासिल करते हैं, ठीक है, मिट्टी से हासिल करते हैं, और ये दो मिलते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी कि शुआई तवन्नाई की मौजूदगी में ये अपना खाना बनाते हैं, ओके, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लास्ट में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ये खारिज करते हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग एक बार याद कर लीजिए, आप लोगों के लिए बेटर होगा। फिर आगे हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी यानी कि एक मशगला दिया गया है जिसमें हमें मालूम करना है कि असल में पत्तों में निशास्ता होता है या नहीं। आइए हम उसे देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, पत्तों में निशास्ता मौजूद है या नहीं मालूम करना है। उसके लिए ज़रूरी हम सामान क्या क्या है, हमें क्या क्या दरकार होंगे, सब्ज़ पत्ता, टेस्ट ट्यूब, पानी, मेथलाइट, स्पिरिट या फिर अल्कोहल, बीकर, बर्नर, पेट्री डिश, आयोडीन महलूल और आयोडीन महलूल। ओके, तो इसका तरीक़ा क्या है, हम इसे एक इमेज से हम समझेंगे। ओके, तो पहले तो क्या है, हमें एक सब्ज़ पत्ता लेना है जो धूप में रखा गया हो। पहले पत्ते को हमें पानी में उबालना है, फिर इसे मिथलाइट स्पिरिट वाली टेस्ट ट्यूब में डालना है। फिर उस टेस्ट ट्यूब को हमें वाटर बाथ में गर्म करना है, फिर से उसे हमें बॉईल करना है। उससे क्या होगा, उसमें जो क्लोरोफिल मौजूद है वो निकल जाएगा और पत्ता जो है सफ़ेद या जर्द रंग का हो जाएगा। अब पत्ते को पेट्री डिश में हमें ध्यान से रखना है, इस पर हमें आयोडीन महलूल के चंद ख़तरे डालना है। फिर हमें ऑब्ज़र्व करना है कि पत्ते का कलर यानी कि पत्ते का जो रंग है वो क्या हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि पत्ते का जो रंग है वो नीला स्याह यानी कि ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, तो इससे हमें समझ आता है कि पत्ते में निशास्ता मौजूद है। इससे साबित होता है कि ज़ियाई तालीफ़ के अमल में यानी कि शुआई तरकीब फोटोसिंथेसिस के अमल में ग़िज़ा तैयार होती है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे हमें एक तजुर्बा एक्टिविटी दी गई है जिसमें साबित करना है कि हवा फोटोसिंथेसिस यानी शुआई तरकीबी में ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि आपको मालूम है, पौधे शुआई तरकीब के अमल में क्या करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, ठीक है। तो इसी को हमें यहाँ पे साबित करने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। जोसेफ प्रिस्टली एक साइंटिस्ट था जिसने एक तजुर्बा किया 1770 यानी कि 1770 ईस्वी में उसने एक तजुर्बा किया, जिसमें उसने पहले क्या किया, एक जार में एक जलती हुई मोमबत्ती रख दिया और कुछ देर बाद जब देखा तो वो क्या हुआ था, मोमबत्ती बुझ गई थी। फिर उसने क्या किया, उस बंद जार में एक चूहे को रख दिया, ठीक है। जब वो चूहे को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो बंद जार में चूहा ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सका और वो मर गया। फिर क्या हुआ, उसने उस जार के अंदर वो जलती हुई मोमबत्ती रखी, चूहा रखा और उसमें क्या ऐड किया, उसने एक पौधा रख दिया। पौधा रखने की वजह से क्या हुआ, कुछ देर बाद जब उसने देखा तो वो मोमबत्ती भी जलती रही और चूहा भी ज़िंदा रहा। तो ये क्यों हुआ,
तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या है, हमारा मुशाहिदा क्या है, पौधे ने जो कि जार में वो जो पौधा था उसने क्या करा, उस हवा को फिर से बेहतर बनाया। यानी कि चूहा जो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहा था और चूहे को वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जो कि पौधे के ज़रिए उसे हासिल हुई। पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करता है और ऑक्सीजन को खारिज करता है, जिससे वो मोमबत्ती भी जलती रही और चूहा भी जिंदा रहा। ठीक है, तो इसका ये नतीजा क्या है, सब्ज़ पौधे होते हैं वो शुआई तरकीब के दौरान ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, जिसकी वजह से वो चूहा जिंदा रहा। और ऑक्सीजन सांस लेने और जलने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, आग के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। पौधे और जानवर एक दूसरे पर गैसों के लिए मुनहसिर होते हैं। इसके अहम नुकात क्या है, पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पौधे ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ठीक है, गैसों का जो तबादला है पत्तों में स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा क्या है, पत्तों की सतह पर बारीक बारीक सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा या दहन कहते हैं। पौधे इन्हीं सुराखों के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। ठीक है, एंड शुआई तरकीब फ़िज़ा में गैसों के तवाज़ुन को बरकरार रखती है। तो इसी तरह इस तजुर्बे में जोसेफ प्रिस्टली ने यह बताया कि हवा जो है शुआई तरकीब में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने में और ऑक्सीजन को खारिज करने में बहुत अहम रोल अदा करती है। आई होप यू अंडरस्टूड। फिर हमें आगे एक और मशगला दिया गया है जो कि है शुआई तरकीब के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है या नहीं, जिसे मोल्स का नस्ब पत्ते का तजुर्बा भी कहा जाता है। तो इस तजुर्बे में ये बताना है कि शुआई तरकीब में यानी फ़ोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इंसान और जानवर ब्रीथिंग के दौरान खारिज करते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, तो इसी तरह पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। तो यहाँ पे इस तजुर्बे में हमें बताना है कि क्या सच में पत्ते जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या नहीं। आइए हम देखते हैं। तो इसका मकसद ये है कि इसमें ये साबित करना है कि पौधों में फ़ोटोसिंथेसिस यानी शुआई तरकीब के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है या नहीं। इसमें जो दरकार सामान होंगे हमारे वो होंगे एक गमले में लगा हुआ पौधा, एक चौड़े मुंह वाला शिफाफ ट्रांसपेरेंट बॉटल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की गोलियां या फिर पानी, एक कटी हुई कार्क स्प्लिट कॉर्क, आयोडीन का महलूल। तो इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह होगा। पहले तो गमले वाले पौधे को 3 दिन के लिए किसी अंधेरे कमरे में हमें रखना है। इससे पौधे में जो पहले से मौजूद तमाम स्टार्च यानी कि उसकी ग़िज़ा होगी वो ख़त्म हो जाएगी और पौधा बिल्कुल साफ़ हालत में तजुर्बे के लिए तैयार होगा। फिर हमें क्या करना है, चौड़े मुँह वाली बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना है। इसमें हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों डालना है, क्योंकि उसमें जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड जो थोड़ी मकदार में जो गैस उसमें बची हुई है वो जो है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जज्ब कर लेता है। तो इस तरह से वो बॉटल अब बिल्कुल गैसों से यानी कि उसमें जो भी गैसेस है वो निकल जाएंगी, अब वो तमाम गैसों से पाक हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, आगे पौधे के एक पत्ते का आधा हिस्सा कटी हुई कार्क के ज़रिए बोतल के अंदर दाखिल करना है, जबकि बाकी आधा हिस्सा जो है बोतल से बाहर रहने देना है। बोतल को अच्छी तरह बंद करना है ताकि बाहर की हवा जो है अंदर ना जा सके। फिर हमें क्या करना है, अब इस पौधे के जो हमने सेट तैयार किया इस पूरे सेट को चंद घंटों के लिए तेज़ धूप में रखना है। यहाँ पे चंद घंटों बाद जब पत्ते को हम तोड़ें और स्टार्च की मौजूदगी मालूम करेंगे तो इस पर आयोडीन का टेस्ट करेंगे। ठीक है, आयोडीन के टेस्ट करने से हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, हमारे क्या मुशाहिदात होंगे, पत्ते का वो हिस्सा जो बोतल के अंदर था वो बेरंग यानी कि कलरलेस हो जाता है। यानी कि वहाँ पे स्टार्च नहीं बना, और पत्ते का वो हिस्सा जो बोतल के बाहर था वो गहरा नीला काला रंग का हो जाता है, जिससे ये साबित होता है कि उसमें स्टार्च बन गया था। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, नतीजा क्या है, पत्ते के जिस हिस्से को बोतल के अंदर रखा
लिखा गया था इसमें जो है इसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल सकी, क्योंकि बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या करा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जज्ब कराया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलने की वजह से वहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हुआ और कोई स्टार्च नहीं बना। इससे साबित होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी है। फिर अगला हमारा है रोशनी और शुआई तरकीबें। तो जोसेफ प्रिस्टली के ज़माने में साइंसदान ये तो जानते थे कि पौधे जो है ऑक्सीजन खारिज करते हैं, लेकिन वो इसके पीछे मौजूद तवन्नाई यानी कि एनर्जी को नहीं समझ सकते थे। वो कंफ्यूज थे कि आखिर इसके पीछे कौन सी तवन्नाई, कौन सी एनर्जी है जो कि इस्तेमाल होती है पौधों को ऑक्सीजन बनाने में। तो बाद में साइंसदानों को मालूम हुआ कि ऑक्सीजन बनाने के लिए तवन्नाई की ज़रूरत होती है और पौधे ये तवन्नाई जो है सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं। फिर इसके बाद जॉन इंजनहाउस करके एक डिच साइंटिस्ट था। इसने ये साबित किया कि रोशनी और ऑक्सीजन का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो इन्होंने दरियाफ्त किया कि पौधे सिर्फ रोशनी की मौजूदगी में ही ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये साबित करने के लिए इन्होंने क्या किया, हाइड्रेला एक पौधा है, उसके ऊपर उन्होंने एक तजुर्बा किया। तो इन्होंने पानी वाले पौधे हाइड्रेला पे तहकीक की। जब पौधे को तेज़ धूप में रखा गया तो इसके सब्ज़ हिस्सों के पास जो है पानी जमा हुआ, उसके सब्ज़ हिस्सों के पास पानी में हवा के छोटे छोटे बुलबुले जो थे जमा हुए। जब इसे अंधेरे में रखा गया तो कोई बुलबुले नहीं बने। तो यहाँ पे नतीजा कुछ इस तरह निकला कि वो बुलबुले ऑक्सीजन गैस के थे, जिससे साबित हुआ कि ऑक्सीजन बनाने के लिए रोशनी लाजमी है। फिर इसी तरह से एक एंजलमैन नामी एक साइंटिस्ट था जिसने 20वीं सदी में एक तजुर्बा किया। एंजलमैन ये देखना चाहते थे कि रोशनी का कौन सा रंग, जैसे कि आपको मालूम है रोशनी में रेनबो यानी कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो उसे ये मालूम करना था कि रोशनी का कौन सा रंग हवा में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन खारिज करने में मदद करता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, आल्गे यूज़ किया। आल्गे काई, जिसे हम कंजाल भी कहते हैं, उसने उस आल्गे को यूज़ किया और उस पर रोशनी की मुख्तलिफ रंगे शुआएँ यानी कि रेनबो स्पेक्ट्रम डाली। तो इन्होंने ये मालूम करने के लिए ऑक्सीजन दोस्त बैक्टीरिया यानी कि ऑक्सीजन सेंसिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इस्तेमाल किया। वो ऑक्सीजन सेंसिटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हिस्से में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है वहाँ पर जाकर जमा हो जाते हैं। ओके, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और ऑक्सीजन कहाँ बन रही है वो मालूम करने की कोशिश की। तो फिर उन्होंने क्या मुशाहिदा किया, उन्होंने मुशाहिदा किया कि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा सुर्ख, रेड और नीले यानी कि ब्लू रंग की रोशनी वाले हिस्सों के पास जमा हुए। तो इस तरह से नतीजा ये निकला कि सुर्ख और नीली रोशनी जो फोटोसिंथेसिस है शुआई तरकीबे में ज़्यादा ऑक्सीजन को खारिज करती है। तो इस तरह से इन्हीं सभी एक्सपेरिमेंट से, इन्हीं सभी तजुर्बों से ये मालूम हुआ कि रोशनी जो है फोटोसिंथेसिस यानी शुआई तरकीब में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पर सब्ज़ पत्तों में निशास्ता तैयार होता है या नहीं, ये मालूम करने के लिए यहाँ पे एक और मशगला है। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है कि सूरज की रोशनी में सब्ज़ पत्तों में निशास्ता यानी कि ग्लूकोज तैयार होता है या नहीं। तो आइए हम देखते हैं वो तजुर्बा क्या है। तो यहाँ पे इसका मकसद क्या है, ये साबित करना है कि शुआई तरकीब में निशास्ता यानी कि स्टार्च तैयार होती है, ठीक है। और उसके लिए जो है सूरज की रोशनी लाजिम है, वो हमें यहाँ पे मालूम करना है। इसके लिए क्या क्या अशिया दरकार होंगी, तो उसके लिए एक गमले का पौधा जिसका पत्ता जो है निशास्ते से पाक हो, यानी कि निशास्ता हमें उसमें से रिमूव करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। एक काली पट्टी या काला कागज़ चाहिए जिसमें कोई डिज़ाइन जैसे कि इस शक्ल बनी हुई हो, ठीक है। फिर पेपर क्लिप्स, फिर आयोडीन का महलूल, आयोडीन सॉल्यूशन निशास्ते की जांच के लिए, फिर हमें ज़रूरी होंगी सूरज की रोशनी। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक गमले वाले पौधे को कुछ दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखना है ताकि इसके पत्तों में से जो पहले से निशास्ता मौजूद है वो ख़त्म हो जाए। फिर दूसरा क्या करना है, इस पौधे के एक पत्ते को मुंतखब करना है और इसके एक हिस्से पर कटे हुए डिज़ाइन वाला कागज़ इस तरह क्लिप्स की मदद से लगा देना है कि काले हिस्से के अंदर रोशनी बिल्कुल ना जाए। फिर हमें क्या करना है, अब इस पूरे पौधे को चंद घंटों के लिए तेज़ धूप में रख देना है।
फिर चंद घंटों बाद पत्ते को पौधे से तोड़ लेना है। काला कागज़ जो है हमने जो उस पत्ते के ऊपर लगाया था उसे हटा देना है और पूरे पत्ते पर आयोडीन का जो सॉल्यूशन है, महलूल है, वो डालकर निशास्ते की हमें यहाँ पर जांच करना है। तो यहाँ पे मुशाहिदा क्या होगा, पत्ते का वो हिस्सा जिस पर कटे हुआ डिज़ाइन जैसे कि इस शक्ल के ज़रिए सीधी धूप पड़ रही थी वो नीला काला ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और पत्ते का वो हिस्सा जो काले कागज़ से छुपा हुआ था इसका रंग तब्दील नहीं होता, वो हल्का भूरा हो जाता है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, आयोडीन की वजह से पत्ते के खुले हुए हिस्से का नीला काला होना ये जाहिर करता है कि वहाँ पे स्टार्च बना था क्योंकि उसे सूरज की रोशनी मिल रही थी। और इससे ये भी साबित होता है कि पौधे में ग़िज़ा निशास्ता बनने के लिए सूरज की रोशनी इंतहाई ज़रूरी है। तो इस तजुर्बे का मकसद यही है कि पत्ते में निशास्ता बनने के लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी है या नहीं हमें मालूम करना था और हमें यहाँ पे ये कंक्लूजन मिला कि पत्ते में निशास्ता बनने के लिए सूरज की रोशनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमारा अगला टॉपिक है क्लोरोफिल और शुआई तरकीबी। तो क्लोरोफिल का हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक मादा है जो कि पत्तों में पाया जाता है और क्लोरोफिल से ही पत्ते जो है सब्ज़ रंग के होते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में यानी कि शुआई तरकीबी में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है क्योंकि वही शुआई तवन्नाई जो होती है, सूरज की रोशनी जो होती है वो जज्ब करके फोटोसिंथेसिस में शुआई तरकीबी में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इंजनहाउस एक साइंटिस्ट था, उसने इस शुआई तरकीबी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कई सारे तजुर्बात किए थे और उसने ये बताया था कि पौधे के जो सब्ज़ हिस्से होते हैं उसी में शुआई तरकीबी का अमल अंजाम दिया जाता है, ठीक है। और इंजनहाउस की जो तजावीज़ थी, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे इस वक्त कबूल हुए जब 1817 में पैलेटियर और कैनमेटो नाम के दो साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था, पत्ते में से सब्ज़ रंग का जो मादा था जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है उसे अलग किया और क्लोरोफिल का उसे नाम दिया जिसके माने थे सब्ज़ पत्ते के। और इस बात का भी पता चला कि क्लोरोफिल अल्वान यानी कि जो पिगमेंट्स होते हैं, जो दाने होते हैं, उसके अलावा भी कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स ओके वो भी पत्ते में पाए जाते हैं जो कि शुआई तरकीबी के अमल में मददगार होते हैं और ये क्या करते हैं, सूरज की जो शुआएं होती है हासिल करके उसे क्लोरोफिल तक पहुंचाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है शुआई तरकीब का अमल कहाँ वाक़ होता है। तो ये बहुत ही अहम सवाल है। पहले ज़माने में साइंसदानों को ये तो मालूम था कि पौधे जो है ग़िज़ा बनाते हैं, वो शुआई तरकीबी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि खलिए के अंदर ये काम किस जगह पे होता है। तो पहले लोग समझते थे कि क्लोरोफिल जो है, जो कि एक सब्ज़ मादा होता है, वो पूरे खली में पानी की तरह फैला हुआ है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोलस वॉन सैक ने, और उन्होंने ये मालूम किया कि क्लोरोफिल जो है पूरे खलिए में फैला हुआ नहीं होता, बल्कि ये खलिए के अंदर छोटे छोटे मखसूस हिस्सों में यानी कि ऑर्गेनेल में बंद होता है और इन मखसूस हिस्सों को क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया गया। एक आम हरे सेल में तकरीबन 40 से लेकर 100 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जैसे कि आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक पौधे का खलिया है और ये जो है छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट जो कि तकरीबन 40 से 100 के बीच में होते हैं और यही वो असल जगह है जहाँ पे शुआई तरकीबी का अमल होता है। उसके बाद आपकी ये टेक्स्ट बुक में जो तस्वीर दी गई है, ये पत्ते को बीच में से काट कर दिखाई गई है, ठीक है। ये कुछ अहम हिस्से हैं, इसे आप एक बार पढ़ लीजिए। आगे हमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की शक्ल दी गई है, आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट एक झिल्लीनुमा साख्त होती है और इसकी 3 परतें होती हैं और इसकी तीसरी परत जो होती है थैलीनुमा होती है जिसे ग्राना कहा जाता है और यहाँ इसी ग्राना में सूरज की जो तवन्नाई है वो जज्ब होती है और ये जो सब्ज़ माएँ आप यहाँ पे देख रहे हैं पानी की तरह, ये हिस्से को माइसेज कहा जाता है, इंग्लिश में स्ट्रोमा कहा जाता है और यहीं पर जो है ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज आगे चलकर निशास्ता बन जाता है और फिर ये सब्ज़ माएँ में ऐसे दाने होते हैं जो सूरज की शुआ को जज्ब करते हैं, तो इन दानों को लौन दाने कहा जाता है और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम का एक अंसर पाया जाता है। फिर यहाँ पर थैलाकॉइड जो है, इसमें 2 किस्म के क्लोरोफिल होते हैं। पहला है क्लोरोफिल ए जो कि नीला सब्ज़ रंग का होता है और दूसरा है क्लोरोफिल बी जो कि जर्द सब्ज़ रंग का होता है
और पत्ते में तकरीबन 250 से लेकर 400 तक लौन दाने होते हैं जो सूरज की रोशनी को इकट्ठा करते हैं और इन्हें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और बहुत सारे तामुलात के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है और कुछ तामुलात के लिए रोशनी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। यानी कि जब एक बार सूरज की रोशनी जज्ब हो जाती है तो अंधेरे में भी वही जज्ब की हुई रोशनी का इस्तेमाल करके तामुलात होते हैं। रोशनी में होने वाले तामुलात ग्राना में होते हैं और इन्हें शुआई तामुल कहा जाता है, और तारीकी में होने वाले तामुलात स्ट्रोमा में होते हैं यानी कि माइसेज में होते हैं और इन्हें तारिक तामुल कहा जाता है। ठीक है, तो गाइज़ आज का वीडियो हम इसी टॉपिक के साथ एंड करते हैं। आगे के टॉपिक्स भी इसी तरह हम सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।